हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एम एस खान। मॉडर्न फिज़िक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसका आज सेकंड लेक्चर्स हाजिर हैं लेकर, और बात करेंगे सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस में जो फर्स्ट लेक्चर था उसके आगे जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया। कंडक्टर क्या है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड की। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर से आज हम लोग सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, और आज सेमीकंडक्टर और उससे बना जो डिवाइसेस है उसका यूज़ आज हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और क्यों ये हम और आप यूज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, ये आप बखूबी फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रूप में है। और आप उसमें बैटरी बैकअप को देखेंगे, आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, तो ये सब आपको समझ में आएगा कि ये सेमीकंडक्टर और उससे बना डिवाइसेस कितना हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे लो कंजम्पशन में भी जो मोबाइल में बैटरी लगा है वो 3 वोल्ट का हो सकता है, 6 वोल्ट का हो सकता है, 9 वोल्ट का हो सकता है, इट में भी वो 1.5 वोल्ट का हो सकता है। इस वोल्ट पर, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो ऑपरेट हो रहा है। वो पूरी सिस्टम जो है आपके मोबाइल के अंदर है, चाहे वो आपका ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, आप उसे बहुत इजीली जो है ऑपरेट कर पाते हैं। बहुत फास्ट जो है ये ऑपरेट हो जाता है। इसका क्रेडिट ये सेमीकंडक्टर का है। और ये सेमीकंडक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थर्मल एनर्जी के साथ इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। कंडक्टर में इसका उल्टा होता है। थर्मल एनर्जी के साथ कंडक्टर जो मेटलिक कंडक्टर के रूप में है, उसके थर्मल एनर्जी के साथ जो रिलेशन है कंडक्टिविटी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में घट जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सपोनेंशियली जो है स्टूडेंट्स यहाँ चेंज करता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में। और अगर इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज़ करता है तो कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ सेमीकंडक्टर का इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर्स जो लेकर आए हैं। और इस पे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड की, और इससे आगे फिर और भी टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पे कि एनर्जी लेवल जो है वो क्या है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्योंकि कोई भी मटेरियल्स एटम से बना है, और एटम्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी एटम्स भी बना है छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में, और वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है एटम के, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी की ही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस कंडक्टिविटी को ऑपरेट जो कर रहा है, कंडक्टिविटी को जो सपोर्ट कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, और जिस ऑर्बिट पे घूमता है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलता है उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है, और वो एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की वजह से उस ऑर्बिट में है, वो एनर्जी लेवल कहलाता है। उस एनर्जी लेवल को ऐसे समझे कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है उसका एनर्जी लेवल है। तो हर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी लेवल भी जो होगा वो अलग अलग होगा। आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट उसे कह रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, ऑर्बिटल उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
तो पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन्स का है उसकी एनर्जी जहाँ हम लोग काउंट करें वो एनर्जी लेवल के रूप में होता है। आप ऑर्बिटल में देखेंगे कि एस के रूप में होता है, पी के रूप में होता है, डी और एफ के रूप में होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जी लेवल है, हम इसे दूसरे रूप में उसका एनर्जी लेवल कह रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम एनर्जी लेवल देखें यहाँ पे तो न्यूक्लियस के जो नज़दीक होगा उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, वो एकदम कंपैक्ट होगा उस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, उसका रिवोल्यूशन होगा लेकिन वो एनर्जी जो है यहाँ पर लो होगा। तो इसकी एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के नज़दीक है वो एनर्जी लेवल उसकी लो है। यहाँ देख रहे हैं उसके आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज़ करता है। और भी ऑर्बिट अगर यहाँ पर देखें, मैं सोडियम की बात अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले में देखिए ये 2 और 2 है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं क्या कि 2 सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 है, और लास्ट जो थर्ड जो यहाँ पर दिख रहा है ऑर्बिट उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो सोडियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में वो 1 है। तो हम इसे अरेंज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिटल के साथ। तो ऑर्बिटल जो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो उसके ऑर्बिटल एस के रूप में पहले आता है, सेकेंड वाले ऑर्बिट में जाएंगे तो वो फिर स्टार्ट होता है एस ही ऑर्बिटल से। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 ही है, लेकिन एनर्जी का जो लेवल है वो चेंज कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन की वजह से। पहले वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, अब वो सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। सेकेंड ऑर्बिट में भी बटा हुआ है, पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, और सेकेंड ऑर्बिट के पी वाले ब्लॉक में अगर चले, ऑर्बिटल्स में चले, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो कंप्लीटली फिल्ड होगा उसकी एनर्जी लेवल कम होगा, और जहाँ पे अनफिल्ड होगा या कंप्लीट वेकेंट होगा अगर ऑर्बिटल, तो वहाँ उसकी एनर्जी क्या होगी? अधिक होगा। तो एनर्जी जो लेवल है उसके जो एनर्जी लेवल को हम दिखा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट से आगे जो बढ़ रहा है सेकेंड और थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट की तरफ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है। तो इधर से इधर आने में हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसके ऑर्बिटल अगर यहाँ पर देखें तो ये एस में है। तो एस का जो लेवल है इंडिविजुअली अगर एटम्स की बात करें तो हर इलेक्ट्रॉन्स का अपना एनर्जी लेवल होगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, कोई ना कोई उसका फिक्स वैल्यू होगा, चाहे वो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो अलग अलग या 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सबका एक डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी लेवल होगा। फाइनली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें इंडिविजुअल एटम में, तो वो भी अपने एक एनर्जी लेवल के साथ ही मूव करता है। तो एनर्जी लेवल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होगा, और इंडिविजुअल एटम का जिस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल देखेंगे वो सेम होगा। तो इस सोडियम के लिए अगर देखें एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में जो दिख रहा है वो हमेशा सोडियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन में है 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी लेवल हमेशा सेम होगा। एक एटम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी एनर्जी लेवल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। इंडिविजुअली जब एटम की बात करें तो उसका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट फॉर्म में, लेकिन जब एक एटम से ज़्यादा दूसरे एटम या 2 से अधिक एटम्स की बात करें, किसी क्रिस्टल की बात करें जिसमें बहुत सारा एटम है, सिलिकॉन की बात करें, सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन जर्मेनियम आता है, या और भी जो क्रिस्टल है सोडियम की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, अधिक है। तो उस नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसका कन्फिग्रेशन हम लोग इस रूप में सोडियम के लिए देख रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं, इसी सोडियम का एक और एटम अगर लें और उसके नज़दीक रखें तो अब जो एनर्जी लेवल होगा, जो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल था, एक सोडियम को और इसके नज़दीक रखेंगे तो उससे एनर्जी लेवल चेंज कर जाता है और वो एनर्जी लेवल एक पैटर्न के रूप में फॉर्म होता है और वो जो एनर्जी लेवल होगा एक बैंड के रूप में होगा, यानी एक रेंज होगा एनर्जी लेवल का जिसे हम बैंड कह रहे हैं और वही एनर्जी को आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड के रूप में। तो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कब हो रहा है? ये क्रिस्टल में हो रहा है। क्रिस्टल में जो बहुत सारे एटम्स है उसके वजह से, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एटम्स ऑफ ए गिवन क्रिस्टल की बात करें तो उसकी वजह से जो है वो एक बैंड बन रहा है, एक एनर्जी लेवल्स बन रहा है और उस एनर्जी लेवल्स का जो बैंड है वो एनर्जी बैंड के रूप में, यानी उस बैंड में बहुत सारे रेंज है एनर्जी लेवल्स का जो फॉर्म कर रहा है इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इंडिविजुअली तो वो फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जब क्रिस्टल लेंगे तब एनर्जी बैंड बनेगा। यानी एक सोडियम यहाँ ले रहे हैं एक एटम, तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, उसका एनर्जी लेवल अलग अलग है, लेकिन जब सोडियम के क्रिस्टल को अगर देखेंगे, सिलिकॉन अगर इंडिविजुअली ले रहे हैं तो उसका एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे या ले रहे हैं वो अलग अलग है, लेकिन उसके क्रिस्टल को अगर आप देखेंगे तो फिर वो एनर्जी लेवल एक पैटर्न में बढ़ जाएगा, एक बैंड में फॉर्म करेगा और वो एनर्जी जो डिफरेंट आप कहेंगे लेवल्स जो है एक बैंड के रूप में बन रहा है, उसे एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड का जो फॉर्मेशन है वो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर एक सिलिकॉन है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स का, तो इसमें अगर ये क्लियरली समझ रहे हो तो इसका एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी लेवल, तो इंडिविजुअल जो सोडियम एटम लिए हैं तो वो सब का अलग अलग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डिफरेंट पोजीशंस की वजह से, जो डिस्क्रीट फॉर्म में ये फैला है उसके वजह से एनर्जी लेवल अलग अलग है, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल्स का लें, इसका लें, इसका लें, इसका लें या इसका लें। लेकिन जब एक से ज़्यादा एटम्स को, क्योंकि कोई भी मटेरियल्स या क्रिस्टल जो फॉर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं कंपाउंड के रूप में, तो वो सिर्फ एक एटम नहीं होगा, अरबों खरबों एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स अगर n मान लें तो जनरली कहा जाता है 10⁻23 जो है वो आपका एटम्स किसी एक पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻23 एटम्स है। उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मेनी एटम्स की बात करें तो बहुत है, और जब वो एक साथ नज़दीक आता है तो उसके बीच का जो एनर्जी लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, और जब एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वही जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एनर्जी लेवल किसी क्रिस्टल का एनर्जी बैंड के फॉर्म में। अब इसमें जो है ये जो दिख रहा है वो एनर्जी लेवल है। तो अभी हम लोग यहाँ IS2, 2S2, 2P6, 3S अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें जो है सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा और नीचे वाली जो होगा वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। तो अगर हम इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करें कि ये जो है आपका IS2 है, ये वाली 2S2 है, ये आपका 2P6 है और ये आपका 3S1 है। तो यहाँ पर जो है इधर तो वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, और यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इस लोवेस्ट और हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स के बीच जो लेवल्स हैं बहुत सारे हैं, उसको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विड्थ होगा, ये अगर बैंड का विड्थ अगर इतना है तो उसमें लगभग 23 जो है
10⁻23 जो है यहाँ पर वो एक एनर्जी लेवल के रूप में होगा। क्या कह रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बैंडविड्थ है यहाँ पर, तो उसमें जो एनर्जी लेवल है वो लगभग 10⁻23 है। तो एनर्जी लेवल जो इस फॉर्म में बटा हुआ है, जो बना हुआ है, वही एनर्जी बैंड है। और ये एनर्जी बैंड कब बन रहा है, इसे आपको यहाँ पर समझना है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इसका। कोई एक और जो है, ये सोडियम के केस में हम लोग देख रहे थे। दूसरा एक और सोडियम ले लेते हैं, इसमें भी वही पैटर्न बनेगा, इसमें भी वही IS2 2s2 2p6 3s। लेकिन जब ये एक एटम की बात कर रहे थे तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, फिक्स्ड है। लेकिन उसके नज़दीक और भी एटम आ गए अगर, तो अब जो रिलेशन होगा इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, वो ये सब तो अंदर है, इनर सेल में है, ये कंपैक्ट है न्यूक्लियस के साथ, तो ये आपका एनर्जी लेवल जो है वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो बाहर में है इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस से दूर है, उसका एनर्जी लेवल इस इलेक्ट्रॉन के या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज कर रहा है। और ये कितना चेंज कर रहा है, तो हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड में एनर्जी लेवल जो होगा वो 10⁻23 के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन पर था। और यही एक बैंड के फॉर्मेशन को एग्जिट करता है। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके नज़दीक देखिए इसका इंटरेक्शन इसके साथ बहुत ही नज़दीक है, तो ये आपका ब्रेक नहीं हो सकता, इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, प्रोटॉन्स के बीच, जिसे हम कहें। लेकिन एक और अगर यहाँ पर सोडियम रख दिया है और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है, s ऑर्बिटल में है ये, तो ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस सोडियम का खींच तो रहा है। अलग अलग जो खींच रहा था वो एनर्जी लेवल फिक्स था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब इसके नज़दीक एक और सोडियम आया या कोई भी और एटम अगर आ गया, तो ये तो खींच ही रहा था, इसका भी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब क्या होगा, इसकी एनर्जी लेवल, इसको जो है ये तो खींच ही रहा था, लेकिन इसका भी न्यूक्लियस खींचेगा। तो दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी लेवल है वो चेंज कर जाएगा। तो एनर्जी जो चेंज करेगा, उस एनर्जी का जो लेवल होगा वो यहाँ एक बैंड के रूप में होगा। जैसे बैंड हम लोग देखते हैं, वो बैंड नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो बैंड जिस पे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी अरेंज होता है। अगर हम FM की बात करें तो FM बैंड, अगर हम वीडियो देखना चाहते हैं टीवी में तो उसका एक बैंड, तो FM बैंड जो है 88 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 108 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। तो ये एक बैंड हुआ और उसके बीच ये फ्रीक्वेंसी है। वीडियो के लिए 6 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, तो एक बैंड है वहाँ पर। तो ये जो बैंड है उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ है और उस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग चैनल के रूप में आप जानते हैं और उसे यूज़ करता है। FM 108 तक, कहाँ से कहाँ तक, 88 से 108 किलोहर्ट्ज़ के बीच में बहुत सारे चैनल्स हैं। FM मिर्ची है, अब वो मिर्ची रेड है, कोई ब्लैक है, कोई ग्रीन है। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सोडियम और सोडियम जो नज़दीक में आ रहा है, या एटम नेबर एटम्स की वजह से, ऐसे समझा जाए कि नेबर एटम्स की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अब जो है चेंज कर रहा है और एक एनर्जी लेवल बनता है। उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल है जिसे हम एक साथ बैंड कहते हैं और वो बैंड एनर्जी बैंड कहलाता है। इस एनर्जी बैंड को अगर हम देखें
इसमें देखिए आप 3s1 है, यहाँ पर भी 3s1 है। s में जो रह सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 2 है, तो एक खाली है। तो जब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गौर करिएगा, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोडियम के 3s1 में, तो यहाँ जो पैटर्न है एक में तो भरा हुआ है, इस वाला में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिस बैंड में, उसे वैलेंस बैंड कहा जाता है। और जो खाली रह गया, जिसमें कुछ एनर्जी के साथ ये इसमें मूव कर सकता है, उसे हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो कोई एनर्जी जो बैंड है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्म हो रहा है, और वो एनर्जी बैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पार्शियली फील्ड हो, कंप्लीटली फील्ड हो, वो वैलेंस बैंड कहलाता है। और जो कंप्लीटली वैकेंट है या पार्शियली इलेक्ट्रॉन से भरा है, तो वो कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है वो एक बैंड है जिसे एनर्जी बैंड कह रहे हैं, और उस एनर्जी बैंड को बांटा हुआ है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। डिफरेंट मटेरियल्स में ये अलग अलग बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगा तो वो जम करके इसमें आता है। तो कंडक्शन बैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आ रहा है वो मूव करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा उससे इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा, यानी कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का स्टार्ट होगा। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। अलग अलग मटेरियल्स में ये एनर्जी अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर हम बात करें किसी मेटलिक कंडक्टर का, तो उसकी वैलेंस और कंडक्शन बैंड में गैप नहीं है, तो इसलिए वहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो एनर्जी थर्मल के रूप में हो, चाहे वो लाइट रेडिएशन के रूप में हो। यहाँ मेटलिक कंडक्टर्स में कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेटल के लिए जो वैलेंस बैंड अलग अलग अगर बना के दिखाएं और कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप होते हैं। क्या होता है? ओवरलैप होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मेटलिक कंडक्टर के लिए ओवरलैप होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को हम लोग डेल्टा ईजी से शो करते हैं, और वो नियरली इक्वल होता है। किसके लिए? मेटलिक कंडक्टर्स के लिए। उसी तरह सेमीकंडक्टर्स में चलेंगे तो वहाँ पर भी ये फॉरबिडन गैप, या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन गैप एनर्जी बनेगा, जिसको डेल्टा ईजी से शो कर रहे हैं। वो इस मेटलिक कंडक्टर से थोड़ी सी हाई होगा। अगर आप इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहाँ तो कोई कंडक्शन नहीं होता है। कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं करता है। तो जब ये पास नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, जो उसका विड्थ है, जिसे हम लोग फॉरबिडन गैप एनर्जी के रूप में कह रहे हैं, वो बहुत अधिक है। और इतना अधिक है कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा ही नहीं सकता। और जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी, यानी वो इंसुलेटर के रूप में होगा। तो इंसुलेटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड का, और एनर्जी बैंड को आपको समझाए। और दूसरी बात यहाँ बात कर रहे हैं ये वैलेंस बैंड, और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, डेल्टा ईजी से शो करते हैं, वो अगर यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर के लिए हम अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे 0 है तो ये कंडक्टर है। और इंसुलेटर के लिए स्टूडेंट्स अगर देखें तो वो इंसुलेटर में इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी उसका जो विड्थ है, वो बहुत अधिक है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। इसके बीच में ये वैलेंस बैंड है,
और ये केवल ही कंडक्शन बैंड। तो डेल्टा Eg जो है वो यहाँ ग्रेटर देन है 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ गए। ये अगर ऐसा दिख रहा है तो ये इंसुलेटर होता है, यानी इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, और चाहे उसके लिए एनर्जी आप कितना क्यों ना दें। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक जो है यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ा ये कर दूँ, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा तो वह इंसुलेटर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम डेल्टा Eg जो 6 लिखा है उसकी बात अगर करें तो डेल्टा Eg अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये डायमंड के लिए है। इंसुलेटर भी बहुत है, बहुत तरह का है, अलग अलग सब्सटेंस है। अब इंसुलेटर में वुड भी आ रहा है, प्लास्टिक भी आ रहा है, ग्लास भी आ रहा है, डायमंड भी आ रहा है। तो डायमंड का जो यहाँ पर बात करें तो उसका फॉरबिडन गैप एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना हो, उसमें कंडक्शन स्टार्ट करना हो तो कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होगा। और ये देने से पहले इसका प्रॉपर्टी डायमंड का चेंज होगा, तो कंडक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे कहा जाए इंसुलेटर के फॉर्म में आता है डायमंड। और ये क्यों? क्योंकि उसका जो फॉरबिडन गैप एनर्जी है वो बहुत हाई है। देख पा रहे हैं आप। तो आज हम लोग आपसे बात किए कि एनर्जी बैंड क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, और उसमें जो बटा हुआ है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसको अगले दिन हम आपको नोट्स के रूप में लिखवाते हैं। आज आप इस सब को समझ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड पे रहेंगे ही। आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग सेमीकंडक्टर को प्योर और इम्प्योर बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।